अस्सलामुअलैकुम टू ऑल योर स्टूडेंट्स, होप्स यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा सब्जेक्ट है CS 615 यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें क्या है कि आपके हैंडआउट्स में आपको बहुत ज़्यादा पेजेस प्रोवाइड किए हैं, मोर देन 419 पेज हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट इस चीज़ को लेके कंफ्यूज है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो मैंने इसके हर लेक्चर को लेक्चर वाइज समराइज़ करके आपको इसमें प्रिपरेशन करवाई है ताकि आपके लिए लेस टाइम में अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर जो कि फाइनल टर्म का है। स्टार्ट हो रहा है लेसन नंबर 19 से एंड दिस वीडियो इज प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। अच्छा जी, लेसन नंबर 1 का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने याद करना हुआ है सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन पे फोकस रखना है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो है इसकी एक्टिविटीज जो कि आपका 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। SQA यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस is a process of evaluating the quality of a product and enforcing adherence to software product standards and procedures। यानी कि SCQ का मकसद है प्रोडक्ट के मेयार को यकीनी बनाना, प्रोडक्ट के मेयार को यकीनी बनाकर मेयारात और तरीकाकार पर अमल और दरामद करना है। ये किसका काम है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस का। ये इसके जो 7 एक्टिविटीज है ना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। राइट डाउन दी 7 एक्टिविटीज ऑफ SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इनको मस्ट भी याद करना। पहली क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, यानी कि आपने प्लान को तैयार करना है। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज FTR, ये आगे FTR की मैं आपको डेफिनेशन थोड़ी करवाऊंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जी क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, दूसरा है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज, तीसरा है मल्टी टायर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसके बाद है प्रोसेस अडेरेंस यानी कि प्रोसेस को यकीनी बनाना, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल एंड देन SQA ऑडिट्स। ठीक है, उसके बाद है जी रिकॉर्ड रखना और रिपोर्ट्स वगैरह लेना। सॉफ्टवेयर रिव्यू क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिव्यू फ्रॉम लेक्चर नंबर 19 से है। सॉफ्टवेयर रिव्यू इज एन इफेक्टिव वे ऑफ फिल्टरिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिव्यू एक अच्छी तरीकाकार है जिससे हम फिल्टर कर सकते हैं एरर्स को सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट के अंदर। इसकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले इसमें स्टेप आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि बाकायदा अमल में इमरान के खसूसी किरदार, गलतियां तलाश करना, ये सब कुछ। उसके बाद आता है वॉक थ्रू। वॉक थ्रू में क्या होता है? डेवलपर की रहनुमाई में होने वाला जायजा। ठीक है, जो डेवलपर है उसकी रहनुमाई में आपने जायजा वगैरह लेना। एंड देन फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज FTR क्या होता है? तकनीकी जायजा जो डिज़ाइन कोड या दस्तावेजात को अहाता करता है, यानी कि डिज़ाइन जो भी आप कोड कर रहे हो उसको बिल्कुल अच्छे से प्रोसेस करता है। फ्रॉम लेसन नंबर 20 से हम लोग क्या इंपॉर्टेंट स्टडी करेंगे? अच्छा जी, लेक्चर नंबर 20 सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ फ्रेमवर्क फॉर द टास्क रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक फ्रेमवर्क होता है जिसको एक टास्क दिया जाता है कि वो रिक्वायर करे एक बहुत ही हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर। इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप, ये प्रोवाइड करता है रोड मैप दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ टाइमली हाईली क्वालिटी रिजल्ट। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस के ऊपर ये MCQ बहुत ज़्यादा बनता है कि रोड मैप आप किसको कहते हो? तो रोड मैप हमें कौन प्रोसेस प्रोवाइड करता है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ये MCQ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेयर्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्टिव पार्ट के लिहाज से क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेयर्स क्या होती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टोटल 4 लेयर्स होती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ लेयर टेक्नोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ क्वालिटी फोकस, प्रोसेस लेयर, मेथड लेयर एंड टूल्स लेयर। ठीक है, ये तीन चारों के चारों याद कर लें। क्वालिटी में आप प्रोडक्ट को बनाते हो, प्रोसेस में आप उसको प्रोसेस कर रहे होते हो, एंड देन मेथड्स में तरीके देख रहे होते हो, और टूल्स में मतलब कि जो टूल्स आप लोग उसमें इस्तेमाल करोगे प्रोडक्ट के लिए। सो ये 4 लेयर्स हैं, इन चारों को आप बहुत याद कर लें। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं ये आपके लिए। नेक्स्ट जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप के हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 ग्रुप्स। ये आपके आगे लेक्चर नंबर आई थिंक 33 में भी इसको पूरी डिटेल में बताया जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लें कि इसी लेक्चर में आप लोग लेक्चर नंबर 33 को भी तैयार कर रहे हो। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स टोटल 5 है। 5 स्टेप्स इसके क्या हैं? इनिशिएटिंग प्रोसेस, मंसूबे वगैरह की मंजूरी करना होती है। प्लानिंग प्रोसेस में आप लोग प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, एंड देन कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड देन क्लोजिंग प्रोसेस। इट्स टू सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल टू रिमेंबर कि पहला प्रोसेस है इनिशियल करना, देन प्लान करना, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल करना, कंट्रोल करने के बाद उसको क्लोज कर देना। ये सारे प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन बन सकता है राइट डाउन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स। अच्छा जी, PM प्रोसेस लिंक्स क्या होता है? PM प्रोसेस लिंक्स में क्या है कि द प्रोसेस ग्रुप आर लिंक्ड बाय द रिजल्ट दे प्रोड्यूस, द रिजल्ट आर आउटकम ऑफ वन ऑफन बिकम्स
एंड इनपुट टू अनदर। इसमें इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 20 में जो ज़्यादातर मुझे एमसीक्यूज नज़र आए थे लेक्चर नंबर 20 के लिहाज से, अच्छा ये लेक्चर नंबर 19 है ना, ये लेक्चर नंबर 19 ये जो ये इंक्लूडेड है ना, इसको मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ, इनकी मैं बात कर रही थी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा लेक्चर नंबर 20 के लिहाज से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट मिले ना एमसीक्यू, तो वो मैं अगर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँ तो क्या है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, आपका एमसीक्यूज बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है। अच्छा ये एक आपका जो लेवल है यूनिवर्सिटी लेवल, इसमें आपको अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो ना, तो आप उसको खुद से भी लिख सकते हो इंग्लिश में अपनी वर्डिंग में। आई डोंट थिंक सो कि ये किसी भी स्टूडेंट के लिए मुश्किल होगा, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा क्या हुआ है। ये वो लेवल नहीं है कि जब हम छोटी क्लास में क्वेश्चन आंसर्स को याद करते थे और एग्जाम्स में उन्हीं को लिख के आते थे, नहीं वीयू में मोस्टली अपनी वर्डिंग का लिखे के ज़्यादा मार्क्स होते हैं। और वर्डिंग अपने का मतलब ये नहीं कि आप इरेलीवेंट डिटेल्स लिखो, बिल्कुल रिलेवेंट ही आंसर होना चाहिए। सो यहाँ पर बेसिकली इसको प्रोवाइड करने का मकसद यही है कि आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझ लो। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो एमसीक्यूज बन रहे थे वो थे जी सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है। एक फ्रेमवर्क होता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज़रूरी कामों को मुनज़्ज़म करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किस तरह हम लोग यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग क्वालिटी फोकस प्रोसेस मेथड्स और टूल्स, ये 4 लेयर्स मैंने यहाँ बताई थी ना, ये 4 लेयर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पीछे ये मैंने क्लास तो लगाया। अच्छा जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पीछे प्रोसेस ग्रुप क्यों सही है, क्योंकि इसमें हम लोग 4 जो है वो यूज़ करते हैं टेक्निक्स, इनिशियल प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड देन क्लोजिंग, ये 5 ग्रुप्स हैं। इनिशियल प्रोसेस क्या करता है, इनिशियल प्रोसेस में हम लोग प्रोजेक्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट को मर्ज करते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं। प्लानिंग प्रोसेस इसमें क्यों शामिल होता है, क्योंकि इसमें स्कोप प्लानिंग होती है, शेड्यूल डेवलपमेंट होती है, कॉस्ट की एस्टिमेशन लेते हैं और रिस्क की प्लानिंग लेते हैं, ये प्लानिंग में होता है। सो ये बेसिकली मेन जो था ना इसकी बैकबोन लेक्चर नंबर 20 की, वो ये 5 ग्रुप्स ही हैं, इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग लेक्चर नंबर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 21 ओके लेक्चर नंबर 21, सॉरी मैं मेंशन लिखना भूल गई हूँ, लेकिन ये हमारा लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। इनिशियल प्रोसेसिंग, इनिशियल प्रोसेस में क्या होता है जी, इनिशियल प्रोसेसेस इज वेयर द प्रोजेक्ट इज फॉर्मली ऑथराइज्ड। इनिशियल प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोजेक्ट फॉर्मली ऑथराइज्ड कर लिया जाता है। ये इन्वॉल्व करता है डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट का पर्पस, प्रोजेक्ट का स्कोप और प्रोजेक्ट की इनिशियल रिसोर्सेज, यानी कि फॉर्मली, अब इनफॉर्मल कुछ भी नहीं रहा, फॉर्मली आपने प्रोजेक्ट को ले लिया है और उसमें आपने देखना है, डिफाइन करना है कि प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, स्कोप क्या है और इसमें हमारे शुरुआत के क्या रिसोर्सेज होंगे। इनिशियल प्रोसेस के 4 मेन टास्क, ठीक है, इनिशियल प्रोसेस के 4 मेन टास्क आ सकते हैं। सबसे पहला टास्क क्या होता है इसमें, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आपको ये एमसीक्यूज में भी कुछ इसमें से बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि इनिशियल प्रोसेस लिखें टास्क को, प्लानिंग के टास्क के जो वो टोटल 4 होते हैं। पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ज़रूरत को जमा करना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोथ स्पोकन एंड अनस्पोकन कस्टमर नीड्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आप लोग देख रहे होते हो कि कस्टमर की स्पोकन और अनस्पोकन नीड्स। अच्छा जी स्कोप डिटर्मिनेशन में क्या होता है, स्कोप का तयन, यानी कि स्कोप देखना होता है कि डिफाइनिंग व्हाट द प्रोजेक्ट विल डिलीवर एंड प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज इसमें इंक्लूड हो। नेक्स्ट इसका आता है कि तीसरी इसमें जो टाइप आती है वो है रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि रिसोर्सेज की तकसीम, आइडेंटिफाई करना और असाइन करना पीपल, टूल, सॉफ्टवेयर एंड कंपोनेंट्स को। और चौथा इसमें आता है इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान, क्रिएट करना रफ ड्राफ्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान। नेक्स्ट है जी इनपुट्स टू इनिशिएटिंग प्रोसेस। इनिशिएटिंग प्रोसेस में इनपुट्स क्या होते हैं, इसमें टोटल 4 तरह के इनपुट्स होते हैं। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, स्ट्रैटेजिक प्लान, ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म प्लान होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है जिसमें देखा जाता है प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके उसके रूल्स बनाना, और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि पिछले प्रोजेक्ट्स का डेटा निकालना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका, अच्छा यहाँ पे लेक्चर नंबर 21 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आपके लेक्चर नंबर 22 से 33 तक के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको सारा ही टीच करूँगी ताकि कुछ भी स्किप ना हो जाए। आउटपुट्स में क्या होता है कि अच्छा अभी तो हम लोगों ने ना इनिशियल प्रोसेस की, जो इनिशियल प्रोसेस होते हैं उनकी इनपुट्स देखी, अभी हम लोग आउटपुट्स भी देख सकते हैं, देखेंगे। अब याद रखना कि इन दोनों का फ़र्क है, या तो आपका फर्क क्वेश्चन बन सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ इनिशियल प्रोसेसिंग, या जस्ट इनपुट्स लिखें या जस्ट आउटपुट प्रोसेस लिखें, तो ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए। बेसिकली आपने ये 4 लाइनें यहाँ से याद करनी है और ये 4 यहाँ से याद करनी है। आउटपुट में क्या होता है कि प्रोजेक्ट चैटर, प्रोजेक्ट की
जो भी ऑथराइजेशन होती है वो देखी जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट असेसमेंट पीएम की तैयारी की जाती है। आगे हम लोग पीएम को भी पढ़ेंगे। कॉन्स्टेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट की, लिमिटेशंस क्या होंगी और अजम्पशंस होंगी जो चीज़ें मानी जा रही हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स इसमें क्या होती है जी, प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड्स, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके और एक्सपर्ट जजमेंट वगैरह। नेक्स्ट जी, आपका क्वेश्चन बढ़ सकता है कि इनिशियल और प्लानिंग प्रोसेस में फ़र्क। ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि इनिशियल और प्लानिंग प्रोसेस ये दो स्टेप है ना, इन दोनों के बीच में फ़र्क आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है कि इनिशियल में प्रोजेक्ट ऑथराइज होता है और स्कोप डिफाइन होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑथराइज यानी कि प्रोजेक्ट किसको दिया जाएगा ये देखा जाता है और उसका स्कोप देखा जाता है। प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में उसकी डिटेल प्लानिंग होती है, शेड्यूल देखा जाता है, बजट देखा जाता है और रिसोर्सेज की तफसील वगैरह दी जाती है। इसको मैंने उर्दू में क्यों लिखा है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप इसको याद कर सको। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, एक और इसमें लेक्चर में 21 में से जो क्वेश्चन बनता है कि स्कोप डिटर्मिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है। स्कोप डिटर्मिनेशन क्योंकि अगर स्कोप क्लियर ना हो तो प्रोजेक्ट के गोल्स अनक्लियर हो जाते हैं और बजट टाइम में प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा जी, आगे हम लोग लेसन नंबर 22 बिगिन करेंगे और यहाँ पर मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, स्टूडेंट्स मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल जस्ट बिकॉज, क्योंकि मोर देन 1 ईयर हो गया मुझे आप लोगों की हेल्प करते हुए और अभी तक मेरा ड्रीम 10 के सब्सक्राइबर्स का फुलफिल नहीं हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। होप सो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच, अगर कर लिया तो अल्लाह पाक सबको अच्छे मार्क्स लेके पास करवाएं। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेसन नंबर 22 में से प्लानिंग प्रोसेस डेफिनेशन। प्लानिंग प्रोसेस डेफिनेशन क्या होता है कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या है, प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव्स को। अच्छा, ये तो अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ के ही आए हैं ना। मेन इसमें बताइए क्या है, मेन ये आपका बन सकता है एमसीक्यूज, प्लानिंग विद मैनेजमेंट, इनके बीच का डिफरेंस। सो लीडरशिप विथ मैनेजमेंट का फर्क है। तो लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप इक्वल्स टू पाथ फाइंडिंग, डूइंग दी राइट थिंग्स, और मैनेजमेंट क्या है, पाथ फॉलोइंग, डूइंग थिंग्स राइट। ये बहुत 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 ही थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मानना जरूर इस बात पे कि इसमें बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज बना हुआ है। लीडरशिप याद रखना, पाथ ढूंढना, रास्ता ढूंढना, और मैनेजमेंट में रास्ते के ऊपर चलना। ये फर्क बहुत ही सिंपल है कि हमने पहला रास्ते ढूंढना है और फिर देन उस रास्ते के ऊपर चलना है। ये आपका इंग्लिश में ये भी आ सकता है कि लीडरशिप में हम लोग क्या देखते हैं, डूइंग दी राइट थिंग्स, और मैनेजमेंट क्या होता है कि डूइंग थिंग्स राइट। आगे स्मार्टर गोल्स, ये इतना 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 इंपॉर्टेंट है ना आपका, इसके ऊपर हर स्टूडेंट के पेपर में एमसीक्यूज एक ना एक उठा के दे सकती है और इसके ऊपर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्मार्टर गोल्स को एक्सप्लेन करें। तो स्मार्टर गोल्स का एस से मतलब एस स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। अच्छा, हम लोगों ने ना मोस्टली मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका सिर्फ स्मार्ट पे आता है, SMART स्मार्ट पे। तो यहाँ पर इन्होंने CS में स्मार्टर गोल्स बना दिए, थोड़ा सा बड़ा है। सो मैनेजमेंट वालों को तो इसका अंदाजा होगा ही। अच्छा जी, स्मार्टर गोल्स को हम लोग पढ़ें तो S मीन स्पेसिफिक, M मतलब मेजरेबल, A मतलब एक्सेप्टेबल, R मतलब रियलिस्टिक, T मतलब टाइम बॉन्ड, E मतलब एक्सटेंडिंग, R मतलब रिवार्डिंग। इसमें कोई गड़बड़ ना करना, कोई वर्ड चेंज ना करना। आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि स्मार्टर में S स्टैंड फॉर, स्मार्टर में R स्टैंड फॉर, स्मार्टर में E स्टैंड फॉर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग इसकी डिटेल में देख लें तो स्पेसिफिक मतलब कि कोई खास चीज़ हम लोग देखते हैं, मेयर में हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं हम इसके काबिल हैं कि नहीं, इसको बना पाएंगे कि नहीं। एक्सेप्टेबल यानी कि ये कबूल होगा नहीं होगा। रियलिस्टिक हकीकी होना चाहिए, बिल्कुल मौजूदा वक्त की ज़रूरत होना चाहिए। टाइम बाउंड यानी कि वक्त में ये बन जाएगा। एग्जीक्यूट मतलब कि एबिलिटी को बढ़ाना। रिवॉर्डिंग इनाम देने वाला, इनाम वगैरह देना। सो यानी कि इन द एंड अगर प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोग इनाम भी देंगे। तो ये स्मार्टर गोल्स की स्ट्रेटेजीज में आता है, आपने इसको ज़रूर याद कर लेना है। नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वार्टर्स। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो ये जो डिफरेंस था ना, 4 लाइनों को उसने डिफरेंस दिया था मैनेजमेंट और लीडरशिप के अंदर, किसने दिया था, क्वार्टर्स ने दिया था। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप बाय क्वार्टर्स रूल। तो आपको पता होना चाहिए कि उसने क्या कहा था कि मैनेजमेंट आपको बताया ना, प्लान फॉलो, लीडरशिप लीडरशिप पाथ फाइंड। सो मैनेजमेंट में क्या है कि प्लानिंग प्लस बजटिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग होता है, कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, प्रिडिक्ट और ऑर्डर करना। लीडरशिप में क्या होता है कि विजन और डायरेक्शन को सेट करना, लोगों को अलाइन करना, मोटिवेशन को इंस्पायर करना, चेंज वगैरह देखना।
ये दोनों फ़र्क आप लोग याद कर लेना। अच्छा, लेक्चर नंबर 20 से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बन रहे थे वो अगर मैं आपको बता दूँ, 22 पे है ना हम लोग। लेक्चर नंबर 22 में अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो वो कि प्लानिंग प्रोसेस का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करके उसको बेहतरीन रास्ता बताना। स्मार्टर गोल्स में क्या है, स्मार्टर स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्सेप्टेबल, इलास्टिक, टाइम बोर्ड, एक्सटेंडिंग, रिवार्डिंग। ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ही वीडियो को स्टॉप करके स्मार्टर की फुल फॉर्म याद कर लो। नेक्स्ट जी, स्कोप डेफिनेशन क्या है, स्कोप यानी कि प्रोजेक्ट को, डिलीवरेबल्स को छोटे हिस्सों में तकसीम करना क्या कहलाता है, स्कोप डेफिनेशन। एक्टिविटी सीक्वेंसिंग क्यों जरूरी होती है, ताकि काम को सही ऑर्डर हो और डिपेंडेंसीज क्लियर हो। कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या होता है कि एस्टिमेटिंग इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन बन सकता है, एस्टिमेटिंग इक्वल्स टू लागत यानी कि जो भी हमारी इसके ऊपर एसेट्स लगेंगे उसका अंदाज़ा लगाना, बजटिंग करना और देन उस अंदाजे के अकॉर्डिंग काम करना। क्वालिटी प्लानिंग क्या होता है, क्वालिटी प्लानिंग मींस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना और उनको अचीव करने का प्लान बनाना क्वालिटी प्लानिंग कहलाता है। क्वार्टर्स के मुताबिक मैनेजमेंट और लीडरशिप में फ़र्क, मैनेजमेंट प्लान फॉलो करना, लीडरशिप नया रास्ता ढूंढना। नेक्स्ट है जी, प्रोजेक्ट प्लान डेवलपमेंट क्या है, प्लानिंग के तमाम आउटपुट्स को एक डॉक्यूमेंट में जमा करना। लेसन नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, लेसन नंबर 23, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस क्या होता है, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व करता है कोऑर्डिनेटिंग पीपल्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, रिसोर्स टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट प्लान एंड अकॉम्प्लिश देयर प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स। की टास्क इन एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के टोटल 7 की टास्क होते हैं, बस इनको याद आपने कर लेना है। प्रोजेक्ट प्लान एग्जीक्यूशन पहला, दूसरा क्वालिटी एश्योरेंस, तीसरा टीम डेवलपमेंट, चौथा इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवा सोलिसिटेशन होगा ना, सोर्स सिलेक्शन एंड कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, की टास्क इन एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, राइट डाउन द की टास्क इन एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, या इनमें से किसी भी एक पे उठा के आपको एमसीक्यूज दे देंगे। तो प्रोजेक्ट प्लान एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि प्रोजेक्ट प्लान के अमल में लाना, क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को यकीनी बनाना, टीम डेवलपमेंट में क्या होता है कि टीम की स्किल्स को बेहतर बनाना, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना, और हर प्लान में स्टेक होल्डर को साथ रखना बहुत जरूरी होता है। सोलिसिटेशन में क्या होता है कि क्यूटेशंस करना, बिड्स देना या प्रपोजल हासिल करना। सोर्स सिलेक्शन में क्या होता है कि बेहतरीन सप्लायर का इंतखाब करना, और कॉन्ट्रैक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना। इसमें लेक्चर नंबर 23 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहे थे कि एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस का मकसद क्या है, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये आपका इंग्लिश में कन्वर्ट होगा, लेकिन मैं आपको उर्दू में इसलिए अगेन बता रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस क्या होता है जी, प्रोजेक्ट प्लान को अमल में लाना और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएशन करना ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पूरी हो। टीम डेवलपमेंट क्यों जरूरी होती है, ताकि हम लोग टीम की स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। अच्छा जी, सोलिसिटेशन मतलब क्यूट्स हासिल करना, सोर्स सिलेक्शन इक्वल्स टू सप्लायर चूज करना, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए जरूरी होती है, स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि वो अपडेटेड रहे, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस में कितने टास्क होते हैं, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस में टोटल 7 टास्क होते हैं जो कि ऊपर मैंने आपको बताया। और प्रोजेक्ट प्लान एग्जीक्यूशन क्या होता है, प्रोजेक्ट प्लान को एक्टिविटीज को असल में करना। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं लेसन नंबर 24 पर। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन आप लोग खुद ही कहते हो कि मैम लॉन्ग होती है तो होने दे, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दें। सो आप लोगों के ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में मैंने 5-6 लेक्चर्स कवर करवा दिए, ठीक है। अच्छा जी, क्लोजिंग प्रोसेस डेफिनेशन, क्लोजिंग प्रोसेस को ये यहाँ पर मैंने पहले इंग्लिश में प्रोवाइड किया है ताकि आप लोग याद कर लो। द क्लोजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉर्मलाइजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट आर फेज एंड ब्रिंगिंग इट टू एन ऑर्डिनरी एंड। क्लोजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि क्लोजिंग प्रोसेस में प्रोजेक्ट या फेज की कबूलियत को देख यानी कि रस्मी तौर पर ख़त्म किया जाता है, और उसमें जो भी हम लोगों ने तरीके ऐड किए होते हैं उसको ख़त्म किया जाता है। उसके बाद है की टास्क इन क्लोजिंग प्रोसेस, राइट डाउन द की टास्क इन क्लोजिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही है कि वीओ वालों ने क्या किया कि चॉइस वाला सिस्टम खत्म कर दिया है और 50% आपका पेपर सब्जेक्टिव पे कर दिया है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि सब्जेक्टिव पे अपना खास फोकस रहे। ये आपका 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्लोजिंग प्रोसेस के की टास्क क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके टोटल 2 की टास्क हैं इसके क्लोजिंग प्रोसेस के, पहला है कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिस्ट और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर।
कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिस्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट, आई एम सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना और सेटलमेंट करना, ये क्या है क्लोजिंग प्रोसेस का पहला टास्क। और क्लोजिंग प्रोसेस का दूसरा जी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर, इसमें क्या होता है प्रोजेक्ट को ऑफिशियली खत्म कर देना और डॉक्यूमेंटेशन यानी कि सारे पेपर्स प्रोवाइड करना। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोजिंग प्रोसेस, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोजिंग प्रोसेस, यू शुड नो अबाउट इट, कि इसमें क्या है कि फॉर्मल एंड होता है प्रोजेक्ट का ऑफिशियल खत्म हो जाना, लर्निंग फॉर फ्यूचर, लेसन्स लर्न फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स के लिए हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, सब कॉन्ट्रैक्ट सेटल होने चाहिए, रिसोर्सेज रिलीज एंड देन सो ऑन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा आप लोग इसको पढ़ लें। अच्छा जी, लेसन नंबर 23 से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे हैं हमारे पास, क्लोजिंग प्रोसेस का मकसद क्या होता है कि प्रोजेक्ट को रस्मी तौर पर खत्म करना ताकि सब कुछ सेटल हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट क्या है जी, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, पेमेंट सेटल करना और ओपन इश्यूज को हल करना। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर में क्या होता है, फाइनल रिपोर्ट्स बनाना, लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट करना और स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करना। लेसन लर्न क्यों इंपॉर्टेंट होता है, लेसन इसलिए जरूरी होता है कि फ्यूचर में हमारे लिए वो हेल्पफुल रहे। क्लोजिंग प्रोसेस के बाद क्या होता है जी, टीम रिलीज हो जाती है, रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं और प्रोजेक्ट ऑफिशियली खत्म हो जाता है। कस्टमर सेटिस्फिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर में फर्क बताओ। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट यानी कि ये हमारे क्लोजिंग प्रोसेस की दो चीजें हैं ना, दो टास्क हैं, तो इसके बीच में फर्क है जी। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट मीन फाइनेंशियल और लीगल मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर मीन्स डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। ये बड़ा 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 ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है, इसके ऊपर अपना मेन फोकस रखना। उसके बाद है जी, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन किस फेज में होती है, क्लोजिंग प्रोसेस में होती है। यह आपका शॉर्ट एमसीक्यूज बन सकता है कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन किस फेज में होती है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन क्लोजिंग फेज में होती है। हियर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेसन नंबर 25, एसडीपी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान। एसडीपी सॉफ्टवेयर, एसडीपी सबसे पहले याद कर लो, इसका भी एमसीक्यूज बन सकता है। एसडीपी स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एज पर सॉफ्टवेयर, डी फॉर डेवलपमेंट, पी फॉर प्लान, इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ये क्या है, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि किस तरह सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप होगा, मैनेज होगा और डिलीवर होगा। एंड देन एलिमेंट्स ऑफ एसडीपी, इसके टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, ये भी आपको याद करना बहुत जरूरी है कि एसडीपी के टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, इसके फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के 8 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सो मैं इसको स्टेप वाइज याद करूंगी, साथ बताती भी जाऊंगी। इसका पहला हमारा एलिमेंट आता है स्कोप प्लानिंग। अच्छा, यहाँ पे आप लोग पता है क्या करो, इसमें आगे मैंने बता तो दिया इसका मकसद क्या होता है, आप खुद भी लिख सकोगे, आप इसको एज लॉन्ग क्वेश्चन इन 8 एलिमेंट्स के, ये जो जस्ट मैंने बोल्ड किया हुआ है ना जिन टेक्स्ट को, इसको याद कर लो और ये आपके लिए इनफ है। अच्छा जी, एलिमेंट्स में पहला क्या है, स्कोप प्लानिंग, डिफाइनिंग व्हाट इज इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस गोल एंड रीजंस फॉर द प्रोजेक्ट, मिशन स्टेटमेंट, बिजनेस केस एक्सेट्रा। टेक्निकल अप्रोच में क्या होता है, हाउ दी सिस्टम, किस तरह सिस्टम डेवलप होगा, इसमें टेक्नोलॉजीज क्या होंगी, किस तरह कंसल्टेंट्स वगैरह आर्किटेक्चर्स देखे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट, रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल रिसोर्सेज, एक्सटर्नल मतलब के बाहर के कंसल्टेंट, सप्लायर, विंडोर्स वगैरह के साथ, ये दो तरह की टाइप्स होती हैं, इंपॉर्टेंट है वेरी, इस पर फोकस रखो कि कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट्स की दो टाइप्स होती है, एक होती है कॉस्ट प्लस और एक होती है फिक्स्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस में क्या होता है कि टाइम एंड मटेरियल यानी कि डेवलपर्स की कॉस्ट और प्रॉफिट वगैरह मिलता है, इक्वल्स टू ये कॉस्ट प्लस होता है, कॉस्ट प्लस इज इक्वल टू डेवलपर्स की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वगैरह। और फिक्स्ड प्राइस क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट्स में काम खत्म करना। ये कॉन्ट्रैक्चुअल के एस्पेक्ट्स हैं, दो तरह के इसके टाइप्स आ गए। उसके बाद है जी एसडीपी की पांचवा एलिमेंट, एसडीपी का पांचवा एलिमेंट है शेड्यूल। शेड्यूल्स में क्या होता है कि स्पेसिफिक डेट्स फॉर माइलस्टोन एंड टास्क यूजिंग लाइक एमएस प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। रिसोर्सेज एलोकेशन में क्या होता है कि ये तो आप खुद से ही बता सकते हो कि रिसोर्सेज एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस। एंड देन इवेल्युएशन मेथड, इसमें क्या होता है कि हाउ परफॉर्मेंस विल बी वैलिडेटेड, टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। आठवां एलिमेंट एसटीपी का क्या होता है कि ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग, ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंड कॉन्टिजेंसी प्लान्स। अच्छा जी, इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या होता है कि जी बन सकते हैं आपके, एसटीपी क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोजेक्ट की तफसील बताता है। स्कोप प्लानिंग में क्या होता है, प्रोजेक्ट में क्या है और क्या नहीं है। कॉस्ट प्लस और कॉस्ट फिक्स्ड में क्या है जी, कॉस्ट प्लस इज इक्वल टू
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और फिक्स्ड प्राइस इज इक्वल टू फिक्स्ड अमाउंट। इंपॉर्टेंट इस पे फोकस रखो, उसके बाद टेक्स्ट को रहने देती हूँ। रिसोर्सेज एलोकेशन में क्या आता है? रिसोर्सेज एलोकेशन में पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इवैल्यूएशन मेथड की एग्जांपल्स में टेस्टिंग, मॉनिटरिंग वगैरह आता है। शेड्यूल्स केस टूल के लिए बनाए जाते हैं एमएस प्रोजेक्ट जैसे शेड्यूलिंग इंजन्स के ऊपर। ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी होती है? ताकि प्रॉब्लम्स पहले से ही एंटिसिपेट की जा सके और कंटीजेंसी प्लान्स बनाए जा सके। सो हियर वी आर ऑन लेसन नंबर 26। होप सो आपको पीछे अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और बस मैं कहूँगी कि फुल फोकस से करो। अगर वीडियो को वॉच करते हुए थक गए हो तो थोड़ी देर के लिए आप लोग वीडियो को स्टॉप करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि सारे लेक्चर्स ही इंपॉर्टेंस रखते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से इसको पढ़ें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अच्छा जी, लेसन नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। लाइफ साइकिल मॉडल। लाइफ साइकिल मॉडल की डेफिनेशन में क्या है जी? अ लाइफ साइकिल मॉडल इज अ फ्रेमवर्क जो कि डिफाइन करता है स्टेजेस को, प्रोसीजर्स को जो कि इन्वॉल्व होते हैं डेवलपिंग सॉफ्टवेयर स्टार्ट टू फिनिश में। हाउ टू चूज द राइट मॉडल। ये आपका बनेगा 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। हो सकता है आपका ये वाला क्वेश्चन बने और एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि हमने देखना होता है कि हमारे लिए जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट सॉरी फॉर दिस। अच्छा जी, जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं ना उसमें हम लोगों ने कौन सा मॉडल चूज करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को कैसे फाइंड करना होगा कि भाई इस प्रोजेक्ट में ये वाला मॉडल चूज कर लेता हूँ या लेती हूँ? तो इसमें देख लो, रिक्वायरमेंट्स जब हमारे पास क्लियर हों, सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्लियर है तो हम लोग वाटरफॉल मॉडल को चूज करेंगे। रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर हों या हमने कोई चेंजिंग करनी हो तो हम लोग प्रोटोटाइपिंग या स्पिरल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हो, मुकम्मल रिसोर्सेज नहीं है तो हम लोग इंक्रीमेंटल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जब हाई रिस्क इन्वॉल्व हो यानी कि बहुत रिस्क है तो हम लोग स्पिरल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जब कस्टमर करते हैं हमें जल्दी से जल्दी ये वाली डिलीवरी चाहिए तो हम लोग इंक्रीमेंटल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। नीड फॉर मिड सोर्स करेक्शंस, जब हमें मिड कोर्स करेक्शन चाहिए होते तो हम लोग स्पिरल या प्रोटोटाइपिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्ट लार्ज विद डिफाइनिंग फेज तो हम लोग वाटरफॉल का इस्तेमाल करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ना ये वाला आप लोगों के लिए कि जब आप पेपर दे रहे होगे ना तब आपको याद आएगा। याद कर लेना इसको। उसके बाद है की पॉइंट्स ऑफ ईच मॉडल। अभी भी थोड़ा बहुत तो मैंने बता ही दिया लेकिन अगर इसको थोड़ा डिटेल में बता दो तो क्या ही जाता है। वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या है कि फेस रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस होता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, हैवी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंज। प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है कि जी फीडबैक लूप, कंटिन्यूस कस्टमर फीडबैक होता है। कॉस्ट, प्रोटोटाइप बनाने का एक्स्ट्रा कॉस्ट और स्पीड में क्या है कि रिक्वायरमेंट्स जल्दी क्लियर होनी चाहिए। ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल की रिक्वायरमेंट्स है। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है कि इसमें डिलीवरी देखी जाती है, अर्ली डिलीवरी ऑफ वर्किंग मॉडल्स। रिस्क इसमें होता है। स्पिरिट मॉडल में क्या होता है कि रिस्क एनालिसिस, हर इरिटेशंस में रिस्क एनालिसिस होती है। कॉस्ट इटरेटिव है, हर साइकिल में चेंज हो सकती है। और कम्प्लेक्सिटी यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए ये बेस्ट होता है कौन सा? स्पिरल मॉडल। उसके बाद है जी इसमें कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे हैं फ्रॉम लेक्चर नंबर 26। वाटरफॉल मॉडल क्यों क्या है? वाटरफॉल मॉडल क्या है आपको नहीं पता? पता है भाई, एक सिक्वेंशियल मॉडल है जहाँ पे फेज खत्म होने के बाद दूसरा शुरू होता है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल के क्या फायदे होते हैं? कस्टमर को पहले ही वर्किंग मॉडल दिखाया जा सकता है और फीडबैक लिया जा सकता है, यानी कि कस्टमर को बता देना कि हम लोग इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, आपको इस तरह की चीज मिलेगी, तो ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल कहलाता है। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है कि इंक्रीमेंटल इज इक्वल टू मॉड्यूल्स में डिलीवर करना। स्पिरल इज इक्वल टू रिस्क एनालिसिस, हर इरिटेशंस में। स्पिरल मॉडल किसके लिए बेस्ट है? हाई रिस्क के लिए। वाटरफॉल भाई ये तो मैं ऊपर बता चुकी हूँ, सो आई डोंट थिंक सो इसको अगेन रिपीट करूँ, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, आगे हम लोग अपने लेसन नंबर किस पे? 26 पे। लेसन नंबर सॉरी 27 पे। स्माइल करनी ठीक है क्योंकि हमारा लेसन नंबर 27 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, लेसन नंबर 27 है जी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। इसमें हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट में देखना है कि मैनेजमेंट में हमें क्या रिक्वायरमेंट्स जरूरी होती हैं।
Requirement management is the process of gathering, analyzing, documenting, and managing the needs and expectations of stakeholders for a software system. रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या आता है, अच्छा मैंने पेज नंबर भी आप लोगों को शो कर दें कि हैंडआउट्स के इन पेजेस पे जाके आप लोग इससे रिलेटेड अगर मजीद इन्फो गेन करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क है जो कि रिफाइन करता है सॉफ्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को किसके अंदर? डिटेल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर। स्टेप्स इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद कर लो कि इस रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर क्या स्टेप्स है। पहला है प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन, दूसरा इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस, तीसरा है मॉडलिंग, चौथा है स्पेसिफिकेशन और पांचवा है रिव्यू। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन में क्या होता है कि मसला वगैरह पहचानना, इवैल्यूएशन और सिंथेसिस में क्या होता है कि ज़रूरतों की इवैल्यूएशन और सोल्यूशन बनाना, मॉडलिंग में क्या होता है सिस्टम का मॉडल बनाना, स्पेसिफिकेशंस में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट बनाना और रिव्यू वगैरह करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन टेक्निक इंपॉर्टेंट है जी। अगेन लेसन पेज नंबर 198 to 201 पे है जी। इंटरव्यू टेक्निक्स, इंटरव्यूज और मीटिंग्स, कस्टमर से बातचीत वगैरह करना है, ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी इसमें एक टेक्निक क्या आती है कि फास्ट फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेस टेक्निक। फास्ट की फुल फॉर्म याद कर लो, फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिक टेक्निक्स। टीम बेस्ड रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, QFD क्वालिटी फंक्शंस डेवलपमेंट, कस्टमर नीड्स को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में बदलना। यूज केस में क्या होता है सिस्टम के यूजेज का सिनेरियो बनाना, यूज केस के बारे में आप लोग आगे भी पढ़ोगे। प्रोटोटाइपिंग या वर्किंग मॉडल से फीडबैक लेना। अच्छा जी, QFD क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटी फंक्शन is a quality management technique that translate customer needs into technical requirements। QFD की रिक्वायरमेंट टाइप्स क्या होती हैं? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, इनको बच्चों अच्छे तरीके से याद कर लो। टाइप्स ऑफ, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन QFD। तो पहली है जी नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स। नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि बेसिक नीड्स जो प्रोजेक्ट में डिफाइन है। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स क्या होता है कि इम्प्लिसिट नीड्स जो कस्टमर के भी जो कस्टमर कह भी ना दे, ओके, और हमें यानी कि जो कस्टमर कह ना रहा हो लेकिन हमारे दिमाग में एक्सपेक्टेड हो कि ये रिक्वायरमेंट जरूरी होंगे। एक्साइटिंग में क्या होता है? एक्स्ट्रा फीचर्स जो कस्टमर को इम्प्रेस कर दे, वाओ हमें तो ये पता ही नहीं था इस प्रोडक्ट की इतनी अच्छी क्वालिटी है, तो ये एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स आती हैं। इतना इजी था, याद भी हो गया होगा। यूज केस, हमारा प्यारा सा छोटा सा यूज केस, इसके ऊपर थोड़ा पढ़ लो। यूज केस डिस्क्राइब करता है हाउ यूजर विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम टू अचीव गोल्स, ठीक है। यूज केस में क्या है कि डिस्क्राइब करना कि यूजर किस तरह इंटरेक्ट होगा सिस्टम के साथ गोल को अचीव करने के लिए। एनालिसिस प्रिंसिपल, इंफॉर्मेशन डोमेन, सिस्टम की इंफॉर्मेशन को समझना, फंक्शन सिस्टम क्या करेगा, ये एनालिसिस के प्रिंसिपल्स हैं। तीसरा प्रिंसिपल इसका आता है बिहेवियर, सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। चौथा जी पार्शनिंग, रिक्वायरमेंट्स के हिस्सों में तकसीम करना, एसेंशियल विद इम्प्लीमेंटेशन, कोर नीड्स विद टेक्निकल डिटेल्स। ये 5 प्रिंसिपल किसके? एनालिसिस प्रिंसिपल्स के। सिंपल। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग इज एन अर्ली वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम यूज्ड टू क्लैरिफाई रिक्वायरमेंट्स। इसमें लेसन नंबर 27 में जो इंपॉर्टेंट आपके बन रहे थे क्वेश्चंस, अगर उसमें हम लोग स्टडी करें तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में रिफाइन करना। फास्ट क्या है? एक टीम बेस्ड अप्रोच जिसमें कस्टमर और डेवलपर्स मिलकर रिक्वायरमेंट डिफाइन करते हैं, क्या कहलाता है? फास्ट कहलाता है। QFD की 3 टाइप्स कौन सी हैं? QFD की 3 टाइप्स है, नॉर्मल, एक्सपेक्टेड एंड एक्साइटिंग। यूज केस क्या होता है? यूज केस एक ऐसा सिनेरियो है जो बताता है कि यूजर सिस्टम के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा। प्रोटोटाइपिंग का क्या फायदा होता है? कस्टमर को अर्ली मॉडल दिखाकर फीडबैक मिलना वगैरह प्रोटोटाइपिंग कहलाता है। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, इलेक्सेशन, ये क्या वर्ड होगा? एलिसिटेशन की 2 टेक्निक्स का नाम बताओ। तो इसमें रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की 2 टेक्निक्स हैं, इंटरव्यू, फास्ट QFD, यूज केस। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है? वो रिक्वायरमेंट्स जो कस्टमर कह भी ना दे लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई मैं ये कह नहीं रहा लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट्स मुझे इस प्रोडक्ट से अवेलेबल होंगी। एनालिसिस प्रिंसिपल पार्शनिंग क्या है? रिक्वायरमेंट्स को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तकसीम करना। चलिए स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 28।
लेसन नंबर 28। लेसन नंबर 28 में क्या है जी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस एसआरएस। ठीक है, एसआरएस क्या होता है? द एसआरएस इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। एसआरएस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिस्क्राइब करता है डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू डेवलप। इट सर्व एज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपर। पर्पस ऑफ एसआरएस, एसआर का मकसद क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर विल डू to serve as a basis for design and development, to reduce misunderstandings between customer and developer, to support testing and validation. Next is the principle of good SRS। SRS के good SRS के good प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अच्छा जी, एसआरएस के गुड प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल आता है कि सेपरेट, ये मैंने उर्दू में ना खुद से लिखा हुआ है, आप इसको बेशक ना याद करो, ये आपका याद करने वाले ना सिर्फ ये है जो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है पहले ये 5। ठीक है, ये 5 क्या है? प्रिंसिपल्स हैं किसके? एक गुड एसआरएस के। पहला क्या है? सेपरेट फंक्शनैलिटी फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, काम करने के तरीका और टेक्निकल डिजिटल डिटेल्स को अलग रखना। डेवलप a model of desired behavior, establish the context of software operations, डिफाइन करना environment को और क्रिएट करना cognitive model को। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अच्छा जी टोटल 8 हैं इसके सारे इसके प्रिंसिपल्स। छठा क्या है जी? टॉलरेट करना इनकम्प्लीटनेस को। सातवां है जी स्पेसिफिकेशन इज ऑलवेज अ मॉडल एंड देन इजीली चेंजेबल। स्ट्रक्चर ऑफ एसआरएस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एसआरएस का स्ट्रक्चर क्या है? एसआर मीन इंट्रोडक्शन। पहला इसमें सेक्शन आता है इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम लोग देखते क्या है? गोल्स, ऑब्जेक्टिव, सिस्टम, कॉन्टेक्स्ट वगैरह को। नेक्स्ट है जी इसमें इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, जिसमें डेटा फ्लो, स्ट्रक्चर, इंटरफेस आता है। तीसरा फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, जिसमें फंक्शंस, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रेंट्स आते हैं। चौथा है बिहेवियर डिस्क्रिप्शन, सिस्टम बिहेवियर ड्यू टू इवेंट्स, वैलिडेशन क्राइटेरिया, हाउ टू टेस्ट एंड एक्सेप्ट दी सॉफ्टवेयर। ये 5 के 5 आपने स्ट्रक्चर याद कर लेने किसके? एसआरएस के। क्या है? इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, बिहेवियर डिस्क्रिप्शन एंड देन वैलिडेशन क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज स्पोर्टिंग मटेरियल्स। स्पोर्टिंग मटेरियल्स एसआरएस के क्या होते हैं? बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि रेफरेंस टू रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अपेंडिक्स में क्या होता है कि एडिशनल इन्फो लाइक टेबल्स, चार्ट्स, एल्गोरिथम्स वगैरह। primarily user manual means black box view of the software। नेक्स्ट है जी रिव्यू ऑफ एसआरएस। एसआरएस का रिव्यू क्यों जरूरी होता है? ये कंडक्ट बाय बोथ डेवलपर एंड कस्टमर होता है। Microscopic level में check completeness, consistency and accuracy, flag weak terms like some, often, usually of once approved SRS become a contract। जब SRS improve हो जाए तो SRS एक contract बन जाता है। अच्छा जी, SRS में common problems क्या होती हैं? आपका short question बन सकता है write down the common problems facing in SRS। तो इसमें क्या क्या difficult to test, इसको test करना difficult होता है। hard to assess impact of changes, solution क्या है? जिसमें यूज केस टूल्स फॉर बेटर मैनेजमेंट। एमसीक्यूज लेसन नंबर 28 से क्या बन सकते हैं? एसआरएस क्या है? सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को फॉर्मल डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? एसआरएस। एसआरएस का मेन पर्पस क्या है? डिजाइन का बेसिस बनाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करना। सेपरेट फंक्शनैलिटी फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि काम करने के तरीके और टेक्निकल डिटेल्स को अलग रखो। वैलिडेशन क्राइटेरिया क्यों इंपॉर्टेंट? ताकि रिक्वायरमेंट्स टेस्टेबल हों और कस्टमर एक्सेप्ट कर सके। एसआरएस किन सेक्शंस में सिस्टम बिहेवियर डिस्क्राइब करता है? तो बिहेवियर डिस्क्रिप्शन और फंक्शनल डिस्क्रिप्शन में सिस्टम के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। एसआरएस रिव्यू में क्या चेक किया जाता है? कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था ये। प्राइमरीली यूजर मैनुअल क्या होता है? सॉफ्टवेयर का ब्लैक बॉक्स व्यू जिसमें इनपुट और आउटपुट दिखाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। उसके बाद नेक्स्ट जी एसआरएस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बताओ। इसमें जी केस टूल्स का इस्तेमाल सोल्यूशन है एसआरएस प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट जी लेसन नंबर 29। लेसन नंबर 29 सॉफ्टवेयर डिजाइन पे है। सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर डिजाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं डिटेल प्लान के अंदर ताकि हम बना सकें सॉफ्टवेयर को। इट फोकसेस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ये फोकस किस पे करता है? डेटा के स्ट्रक्चर पे करता है, आर्किटेक्चर पे करता है, इंटरफेस पे करता है और प्रोसीजरल डिटेल्स के ऊपर करता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। सॉफ्टवेयर डिजाइन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? तो सॉफ्टवेयर डिजाइन के टोटल 4 एट्रीब्यूट्स हैं। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राइट डाउन द एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। सो पहला एट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर डिजाइन का क्या आता है?
डेटा स्ट्रक्चर दूसरा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर तीसरा, इंटरफेस रिप्रेजेंटेशंस एंड देन प्रोसीजरल डिटेल। डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डेटा को अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइज किया जाता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाता है। इंटरफेस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सिस्टम को कंपोनेंट्स के आसपास में कनेक्शन बनाना। और प्रोसीजरल डिटेल में क्या होता है कि एल्गोरिदम्स और स्टेप्स की डिटेल वगैरह। नेक्स्ट है जी की फीचर्स ऑफ अ डिजाइन। डिजाइन के की फीचर्स क्या होते हैं। इसका पहला फीचर है कोड जनरेशन। कोड जनरेशन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, क्वेश्चंस के लिहाज से तो है ये, लेकिन किसी एक बी के ऊपर एमसीक्यूज आ गया ना तो उसका ये आएगा उसमें, यानी कि इसका मकसद क्या है, तो ये आप लोग याद करो एमसीक्यूज के लिहाज से। कोड जनरेशन ये है क्या, हमारे पास ये फीचर्स हैं किसके, डिजाइन के। कोड जनरेशन में क्या होता है, डिजाइन को कोड में बदलना। टेस्टिंग में क्या होता है, लॉजिक और फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना। सपोर्टिंग मेंटेनेंस में क्या होता है, चेंजेस और अपडेट्स को हैंडल करना। मॉड्यूलैरिटी में क्या होता है, सिस्टम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करना मॉड्यूलैरिटी कहलाता है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, कम्प्लेक्सिटी को हाइड करना। और रिफाइनमेंट में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल को इंक्रीज करना। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एससीएम ऑन पेज नंबर 209 में है जी। एससीएम इज द SCM की फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। SCM इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंजेस टू सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ये इंक्लूड करता है वेरिएंट कंट्रोल, चेंज कंट्रोल, ऑडिटिंग एंड कम्युनिकेशन। SCM की एक्टिविटीज, SCM की एक्टिविटीज में पहली एक्टिविटी क्या आती है, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, कौन सी चीजें मैनेज की जाएंगी। देन दूसरी है वेरिएंट कंट्रोल, डिफरेंट वेरिएंट्स को ट्रैक करना। चेंज कंट्रोल, चेंज को फॉर्मली मैनेज करना। ऑडिटिंग, चेंज की करेक्टनेस देखना। और कम्युनिकेटिंग चेंजेस में क्या होता है, टीम को चेंज से इन्फॉर्मल करना। नेक्स्ट है जी बेस लाइन विद इंटरियम वेरिएंस। ठीक है, इंटेरियम वेरिएंट और बेसलाइन में क्या फर्क होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेसलाइन क्या होती है, टेस्टेड और सर्टिफाइड वेरिएंट होता है। वेरिएंट है ये जी 1.0, 2.0 एक्सेट्रा। और इंटेरियम में क्या होता है, ये 1.1, 1.2 होता है। लेकिन बेसलाइन में वेरिएंट क्या होता है, इसके साथ जीरो लगता है। टेस्टेड और वेरी सर्टिफाइड होता है। और ये इंटेरियम क्या होता है, ये टेम्परेरी वेरिएंट होता है। बेसलाइन में क्या है कि ये इंटेंसिव टेस्टिंग होता है, लेकिन इंटेरियम क्या होता है, शॉर्ट लाइफ इसकी होती है, बग फिक्सिंग होती है। बेसलाइन में क्या है, विजिबल टू मार्केटिंग एंड कस्टमर। और इंटेरियम क्या होता है, ये जस्ट इंटरनल यूज के लिए ही होता है। बहुत ही इजी था, आपने बस इसको गौर से सुन लेना था। उसके बाद एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं आपके लेक्चर नंबर 29 से। सॉफ्टवेयर डिजाइन के 4 एट्रीब्यूट्स के नाम बताओ। ठीक है, राइट डाउन दी 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इंटरफेस रिप्रेजेंटेशन, प्रोसीजरल डिटेल। मॉड्यूलैरिटी क्या है, सिस्टम को छोटे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करना मॉड्यूलैरिटी कहलाता है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का क्या फायदा होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है और चेंजेस आसानी से की जा सकती है। एससीएम के पहचान की के 5 एक्टिविटीज के नाम बताओ। सो एससीएम की 5 एक्टिविटीज हैं हमारे पास, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स, वेरिएंट कंट्रोल, चेंज कंट्रोल, ऑडिटिंग, कम्युनिकेटिंग चेंजेस। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। बेसलाइन और इंटरियम वेरिएंट क्या होता है, बेसलाइन फाइनल टेस्टेड वेरिएंट होता है, जबकि इंटरियम टेम्परेरी होता है, डिबगिंग वेरिएंट है ये। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है जी, एरर्स और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को हैंडल करने का तरीका क्या कहलाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। कोडिंग प्रैक्टिस में क्या होता है जी, नेमिंग कन्वेंशंस, कोड लेआउट, डॉक्यूमेंटेशन। एससीएम प्लान कब बनाया जाता है, प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले। एससीएम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। एससीएम कब बनाया जाता है, प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले एससीएम को बनाया जाता है। अच्छा जी, हम लोग देखते ही देखते लेक्चर नंबर 30 तक आ गए हैं। और होप सो आपको अभी तक के ये जो हमारे 11 लेक्चर गुजरे हैं, 11 नहीं 12 कह सकती हूँ, 12 लेक्चर्स जो अभी तक मैं आपको तैयार करवा दिए, ये आपको हो गए होंगे। अच्छा जी, लेसन नंबर 30 है। अगर अभी भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन मस्ट लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज मस्ट डू सब्सक्राइब जस्ट बिकॉज इट्स माई ड्रीम टू सी 10K सब्सक्राइबर्स। होप सो you will do this, okay? अच्छा जी, लेसन नंबर 30। लेसन नंबर 30 क्या है, क्वालिटी डेफिनेशन। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इज एन इनहेरिट एंड डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। गौर करो, क्वालिटी क्या है, एक इनहेरिट है और डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, प्रोडक्ट की। किसके लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। इट मीन्स मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर, इसकी टोटल 3 स्टैंडर्ड टाइप होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स, प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन के रूल्स। डिजाइन स्टैंडर्ड, डिजाइन बनाने के रूल्स। कोड स्टैंडर्ड्स, कोड लिखने के रूल्स। प्रोसीजर क्या होता है, ये वो स्टेप है जो प्रोसीजर्स
को फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व करता है सीरीज ऑफ रिव्यू एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शंस, रिव्यू, टेस्ट टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट्स एट एवरी स्टेज। इंक्लूड क्या है इसमें? प्रोडक्ट रिजल्ट्स, डिलीवरेबल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिजल्ट्स एक्सेट्रा। क्वालिटी फैक्टर्स में क्या है जी? एमसी कॉल ने सॉफ्टवेयर क्वालिटी के 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं। ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन दी एमसी कॉल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एस्पेक्ट्स। तो इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट कौन सा आता है? प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर। सॉफ्टवेयर चलते वक्त प्रोडक्ट की ऑपरेशन फैक्टर्स में क्या आता है? करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और यूजेबिलिटी। देन इसका क्या आता है? मेंटेनेंस के लिए प्रोडक्ट रिवीजन फैक्टर आता है जिसमें मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टेस्टिंग आती है। और तीसरा है प्रोडक्ट ट्रांजैक्शंस फैक्टर्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर्स एंड तीसरा कौन सा फैक्टर है जी? प्रोडक्ट रिवीजन फैक्टर्स। ये एमसी काल के दिए गए फैक्टर्स हैं फॉर क्वालिटी फैक्टर्स। इन तीनों फैक्टर्स को याद कर लें, बाकी आगे ये आप खुद ही लिख सकते हो ना, पोर्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड इंटरप्रोएबिलिटी। उसके बाद इसमें से एमसीक्यूज क्या बनेंगे आपके? क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में फर्क, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। सो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? प्रोडक्ट चेक करना, और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? प्रोसेस को इम्प्रूव करना। एमसी कॉल की 3 क्वालिटी एस्पेक्ट्स कौन से? प्रोडक्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशन। यूजेबिलिटी फैक्टर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आसानी से यूज हो सके, यूजेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। पोर्टेबिलिटी में क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर चल सके। एसक्यूए की 3 एक्टिविटीज के नाम क्या है? एसक्यूए की 3 सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की 3 एक्टिविटीज है। एफटीआर कंडक्ट करना, टेस्टिंग स्ट्रेटेजी और ऑडिट्स करना। इंस्पेक्शंस में कौन से रूल्स होते हैं? मॉड्यूलेटर, ऑडिट, ऑर्थर, रीडर, रिकॉर्डर, इंस्पेक्टर्स। वॉक थ्रू और इंस्पेक्शंस में फर्क क्या होता है? वॉक थ्रू इक्वल्स टू इनफॉर्मल, डेवलपर्स लेड इंस्पेक्शंस इज इक्वल टू फॉर्मल, रोल बेस्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की 3 टाइप्स के हैं? डॉक्यूमेंटेशन, डिजाइन, कोड एंड स्टैंडर्ड्स। सो हियर वी आर ऑन लेक्चर नंबर 31। लेसन नंबर 31 है जी सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ रोड मैप। बताया था ना मैंने आपको लेसन नंबर 22 में कि आपका इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है? एक रोड मैप है जो कि हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए टाइमली, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क में क्या आती है? फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, टास्क सेट्स और अम्ब्रेला एक्टिविटीज। ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अम्ब्रेला एक्टिविटीज मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज जो पूरे करें प्रोसेस में चलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल एसक्यूए, एससीएम। ठीक है, अम्ब्रेला एक्टिविटीज सारे प्रोसेस में चलती हैं। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज क्या होती है? स्मॉल नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो हर प्रोजेक्ट के लिए है। टास्क सेट्स में क्या होता है? टास्क, माइलस्टोन्स, वर्क प्रोजेक्ट, क्वालिटी पॉइंट्स वगैरह। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ लेयर टेक्नोलॉजी फ्रॉम पेज नंबर 234 टू 235। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 4 लेयर्स कौन सी होती है? क्वालिटी लेयर्स, प्रोसेस लेयर एंड देन मेथड्स लेयर। ये हम लोग पीछे पढ़ आए हैं ना, तो इसकी आई थिंक हम लोगों ने डिटेल नहीं पढ़ी। तो क्वालिटी फोकस क्या होता है? क्वालिटी पर फोकस करना। प्रोसेस लेयर में क्या होता है? प्रोसेस प्रोवाइड करना। अच्छा, जो मेन आपके थे ना सब टॉपिक्स, वो थे लेसन नंबर 21 से लेसन नंबर 30 तक, जो कि मैंने आपको बताए हैं सारे। आगे जो लेसन नंबर 31 से 45 तक के लेक्चर्स जा रहे हैं ना, वो आपके इन्हीं जो पिछले लेसन है इनकी डिटेल जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, मेथड्स लेयर में क्या होता है कि टेक्निकल, हाउ टू मॉडल, डिजाइन एंड टेस्टिंग। टूल लेयर्स में क्या होता है? ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं। प्रोसीजर विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोसेस विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्रोसेस में क्या होता है? अप्रोच को फॉलो किया जाता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है? बॉर्डर फील्ड इंक्लूड्स प्रोसेस, मेथड्स, टूल्स और क्वालिटी फोकस। केस टूल क्या होता है? बताया था ना मैंने, केस टूल्स के ऊपर हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो यही है हमारा केस टूल। अच्छा जी, अगर हम लोग इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखें तो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। केस टूल की फुल फॉर्म याद रख लें। सी फॉर कंप्यूटर, ए फॉर एडिट, एस फॉर सॉफ्टवेयर, ई फॉर इंजीनियरिंग। केस टूल प्रोवाइड करता है ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड मेथड्स इज कॉल्ड केस टूल। केस टूल सॉफ्टवेयर प्रोसेस और मेथड्स के लिए ऑटोमेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। केस टूल के केस इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेटा बेस। अम्ब्रेला एक्टिविटीज। अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या होती है? अम्ब्रेला एक्टिविटीज आती हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में और मेजरमेंट में आती हैं। ये एक्टिविटीज हर फ्रेमवर्क की एक्टिविटीज के साथ चलती है। इसमें लेक्चर नंबर 30 पढ़ रहे हैं, 31 पढ़ रहे हैं, 31 पढ़ रहे हैं ना?
चलिए 31 में क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, एक रोड मैप जो टाइमली हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने में मदद देता है, क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहलाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 4 लेयर्स कौन सी होती हैं, क्वालिटी फोकस प्रोसेस, मेथड्स एंड टूल्स, अम्ब्रेला एक्टिविटीज की 3 एग्जांपल्स, एसक्यूए, एससीएम एंड मेजरेबल फ्रेमवर्क एक्टिविटीज क्या है, वो एक्टिविटीज जो हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए कॉमन है। केस टूल क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस और मेथड्स के लिए ऑटोमेटेड सपोर्ट देता है। प्रोसेस मेच्योरिटी क्या है, प्रोसेस कितना मेच्योर होगा, मेथड्स लेयर ये आप लोगों को आता ही होगा। अच्छा जी, लेसन नंबर 32, लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 32 है पीएम प्रोसेस ग्रुप्स। पीएम प्रोसेस ग्रुप में क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 ग्रुप्स। ये पीछे हम लोग 5 ग्रुप्स पढ़ आए हैं ना, पीएम के 5 ग्रुप्स, तो होप सो आपको याद होंगे। ईच प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड बाय, डिस्क्राइब किसमें होते हैं, इनपुट्स में, टूल्स एंड टेक्निक्स में और आउटपुट्स में। ओवरलैप ऑफ प्रोसेस ग्रुप, प्रोसेस ग्रुप्स एक साथ ओवरलैप कर सकते हैं, ये आपका इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। एक ही फेज में प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग सब चल सकता है। एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं लेक्चर नंबर 31 में से, पीएम प्रोसेस ग्रुप कितने होते हैं, टोटल 5 ग्रुप है, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। कंट्रोलिंग प्रोसेस का क्या काम होता है, प्रोसेस प्रोग्रेस मॉनिटर करना, वेरिएंस चेक करना, करेक्ट एक्शंस लेना। प्रोसेस ग्रुप कैसे लिंक्ड होते हैं, एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के आउटपुट बनाता है। ओवरलैप का क्या मतलब होता है, एक ही वक्त में मल्टीपल प्रोसेस ग्रुप चल रहे थे, फॉर एग्जांपल प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग साथ में ही हो। रोलिंग वेव इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। रोलिंग वेव प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग बार बार अपडेट होती रहती है। रोलिंग वेव में क्या होता है, प्लानिंग बार बार अपडेट होती है। फ्यूचर फेजेस की भी प्राइमरीली प्लानिंग होती है। इनिशिएटिंग प्रोसेस हर फेज में क्यों रिपीट होता है, इनिशिएटिंग ताकि प्रोजेक्ट बिजनेस नीड पर फोकस रहे और अगर जरूरत ना हो तो स्टॉप कर सके। हर प्रोसेस को किन 3 चीजों से डिस्क्राइब किया जाता है, इनपुट्स, टूल्स, टेक्निक्स और आउटपुट से। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी होती है, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो उनके लाइफ टाइम के मुताबिक। लेसन नंबर 34 हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। अच्छा जी, लेसन नंबर 34 है रोलिंग वेव। रोलिंग वेव प्लानिंग इज एन इटरेटिव प्लानिंग अप्रोच जहां पर डिटेल प्लानिंग डन की जाती है फॉर द इमीडिएट फेज वाइल फ्यूचर फेज आर प्लान एट अ हायर लेवल एंड रिफाइंड। इसको अगर मैं आप लोगों को उर्दू में थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो रोलिंग वेव प्लानिंग का एक इटरेटिव प्लानिंग अप्रोच होती है जिसके अंदर करंट फेज की डिटेल प्लानिंग की जाती है, जबकि फ्यूचर फेज की हाई लेवल प्लानिंग की जाती है जो बाद में रिफाइन होती रहती है। यह है रोलिंग वेव। अच्छा जी, इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर फेज डिपेंडेंट। इसमें प्रोसेस के इनपुट्स और आउटपुट्स फेज डिपेंडेंट्स पर होते हैं। एग्जांपल, डिजाइन फेज में प्लानिंग प्रोसेस का आउटपुट डिटेल डिजाइन शेड्यूल होगा, जबकि इम्प्लीमेंटेशन फेज होगी। अच्छा जी, प्रोग्रेसिव इलेबोरेशन में क्या होता है, प्लानिंग प्रोग्रेसिवली डिटेल्ड होती है, पहले हाई लेवल प्लान फिर फेज बाय फेज डिटेल इंक्रीज होती है। एमसीक्यूज इसमें क्या आएंगे, फेज इंटरेक्शंस क्या मतलब होता है जी। फेज इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है, प्रोसेस को एक फेज से दूसरी फेज में ट्रांजिशन और ओवरलैप करना फेज इंटरेक्शन होती है। रोलिंग वेव मतलब कि इटरेटिव प्लानिंग जिसमें करंट फेज की डिटेल प्लानिंग और फ्यूचर फेज की हाई लेवल प्लानिंग होती है। रोलिंग वेव के तहत स्टेक होल्डर को फेज में क्यों इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाए। डिजाइन फेज का क्लोजिंग इम्प्लीमेंटेशन फेज के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, इनपुट। प्रोसेस ग्रुप्स ओवरलैप क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही वक्त में प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग वगैरह चल रही होती है। प्रोग्रेसिव इलेबोरेशन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग में डिटेल बनाने जाना। और इनपुट्स और आउटपुट्स में क्या होता है कि डिपेंड क्या करता है कि क्योंकि हर फेज का स्कोप, डिलीवरेबल्स और गोल्स डिफरेंट होते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको का एक एग्जाम के लिहाज से क्वेश्चन बताऊं तो लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, अगर एक प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हो तो रोलिंग वेव प्लानिंग कैसे हेल्प करेगी। ठीक है, एक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं तो रोलिंग वेव कैसे प्लानिंग करेंगे। रोलिंग वेव प्लानिंग फ्यूचर फेज को फ्लेक्सिबल रखती है जिससे चेंजिंग के हिसाब से प्लान अपडेट किया जा सकता है। इट्स टू सिंपल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं ना। स्टेक होल्डर्स बाय क्यों स्टेक होल्डर्स बाय इन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर स्टेक होल्डर्स अप्रूव ना करें तो नेक्स्ट फेज शुरू होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं अभी आपके लेसन नंबर 35 से 45 तक के लास्ट 10 लेक्चर्स रहते हैं तो वो मैं आपकी वीडियो पार्ट 2 बना दूंगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है तो पार्ट 2 इंशाल्लाह सून अपलोड करूंगी। स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी और अच्छे से तैयारी करना एंड प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। Allah Hafiz and stay connected.